अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज जो बेसिकली हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक और एजम्पशन है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की। अब क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की एक एजम्पशन है कि आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो आपस में हाईली कोरिलेट नहीं होने चाहिए। वैसे तो जितना भी फाइनेंस का डाटा है, इकोनॉमिक्स का डाटा होता है, उसमें सारे ही वेरिएबल कहीं ना कहीं एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उनको एक हद से ज़्यादा भी अफेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर वो अफेक्ट कर रहे हों तो फिर इसका मतलब ये है कि डाटे के अंदर एक इशू अराइज हो जाता है जिसे हम कहते हैं मल्टीकुलिनैरिटी। तो अजम्पशन क्या है? अजम्पशन ये है कि आपके डाटा सेट के अंदर मल्टी नहीं होनी चाहिए, मल्टीकुलिनैरिटी ना हो। The assumption of no multicollinearity in the classical linear regression model states that the independent variable or the predictors या exogenous variable भी हम इनको कहते हैं in the model should not be highly correlated with each other. This assumption ensures that each independent variable contributes unique information for explaining the variation in the dependent variable. अब इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास मॉडल होता है उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होते हैं। अब हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपनी उसकी एक अलग वैल्यू है, उसकी अपनी एक पोजीशन है। अब अगर मल्टीकुलिनैरिटी का इशू आ गया है तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिविजुअल इफेक्ट कितना आ रहा था डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर वो हमें कभी पता नहीं चल सकता फिर। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि डाटा के अंदर मल्टी का इशू नहीं होना चाहिए, और ये एक अजम्पशन है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की। अब डेफिनेशन में जाएँ तो ऊपर जो अजम्पशन है और डेफिनेशन वो सेम है। मल्टीकुलिनैरिटी अकर्स when two or more independent variables in a regression model are highly linearly related. This high correlation makes difficult to distinguish the individual effect of each variable on the dependent variable. जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर मल्टीकुलिनैरिटी का इशू आ जाता है तो फिर दो आईवीज, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, दो एक्सोजेनस वेरिएबल इंडिविजुअली क्या इम्पेक्ट कर रहे थे हमारे डीवी को वो हमें कभी पता नहीं चल पाता। तो इसलिए हम कहते हैं कि डाटा के अंदर मल्टी का इशू नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे देखें, मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है। हमारे पास जीडीपी डिपेंडेंट वेरिएबल है और इन्वेस्टमेंट और सेविंग, ये दो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। अब अगर इसी चीज़ को हम इकोनोमेट्रिक्स मॉडल में लिखें तो ये y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू प्लस एरेटर। यहाँ y हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है जीडीपी को, डिपेंडेंट वेरिएबल है। x1 आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट है और x2 आपके पास क्या है, सेविंग है। अब हमें इकोनॉमिक थ्योरी में भी पता है और वैसे भी सबको आइडिया है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों एक के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, यानी कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट का आपस में हाईली कोरिलेशन है। अब इन दोनों ने क्या करना था, इसको इंडिविजुअली अफेक्ट करना था हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को जो कि जीडीपी था। लेकिन मसला ये है कि अब ये दोनों एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से डाटा के अंदर हाई मल्टी का इशू आ जाता है। अब जब हाई मल्टी का इशू आएगा तो ये दोनों इंडिविजुअली हमारी जीडीपी को इतना अफेक्ट कर रहे थे हमें कभी पता नहीं चल पाएगा। अब हमें पता कैसे चलता है कि डाटे के अंदर मल्टी है या नहीं? उसके लिए हम मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि सबसे सिंपल ये है कोरिलेशन मैट्रिक्स। हम कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाते हैं। अगर कोरिलेशन मैट्रिक्स की वैल्यू 0.9 आ जाए या क्लोज टू 1 हो तो इसका मतलब ये होता है कि उन दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और वह हाईली कोरिलेटेड है विथ ईच अदर। और इसका कन्फर्म मतलब ये होता है कि आपके डाटा सेट के अंदर मल्टीकुलिनैरिटी का इशू आ चुका हुआ है। अब इसके बाद एक और एग्जांपल है जो कि परफेक्ट मल्टीकुलिनैरिटी की है। अब परफेक्ट मल्टीकुलिनैरिटी के केस में यहाँ पे देखें कि दो आपके पास आईवीज हैं। एक आईवी है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर और एक आईवी है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। अब अगर देखा जाए तो ये दोनों ही आपस में हाईली कोरिलेट कर रहे हैं, तो इस केस में अगेन हाई मल्टी का इशू आ जाएगा। तो इस वजह से मल्टीकुलिनैरिटी डाटे के अंदर नहीं होनी चाहिए। और मल्टीकुलिनैरिटी है क्या? जब आपके दो आईवी आपस में हाईली कोरिलेट कर जाएं तो इसका मतलब ये है कि डाटे के अंदर मल्टीकुलिनैरिटी का इशू आ गया। जैसे कि अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई एक मॉडल है जिसमें मनी सप्लाई, यहाँ पे अगर मैं एक लिखता हूँ जीडीपी, और ये डिपेंड कर रहा है मनी सप्लाई पे और इंटरेस्ट रेट पे।
अब अगेन आपको पता है कि मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट एक दूसरे के साथ हाईली कोरिलेटेड है, तो अगेन इसकी वजह से मल्टीकुलरिटी का इशू आ जाएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि रीजंस क्या होती हैं, क्या काजेज़ हैं कि डाटा के अंदर मल्टीकुलरिटी का इशू आ जाता है। सबसे पहले तो है कि डाटा कलेक्शन मेथड, कि आपने जो डाटा कलेक्ट किया था उस डाटा कलेक्शन के अंदर ही इशू आ गया, तो इसके मतलब ये होगा कि वहाँ पे मल्टी का इशू आ गया। सेकंड ये है कि अवर यूज़ ऑफ डमी वेरिएबल, कि अगर आपने मॉडल के अंदर बहुत ज़्यादा डमी वेरिएबल यूज़ कर लिए हैं तो इसका मतलब ये है कि वो भी एक काज कर लेगा आपके डाटा सेट के अंदर मल्टीकुलरिटी का। फिर ये इंक्लूजन ऑफ डिराइव्ड वेरिएबल्स, वेरिएबल कंस्ट्रक्टेड फ्राम वन अदर वेरिएबल्स। बाज़ वेरिएबल ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से बन रहे होते हैं, अगर आपने इस तरह के वेरिएबल अपने डाटा सेट के अंदर यूज़ किए हैं, अपने मॉडल के अंदर यूज़ किए हैं, तो वो भी मल्टीकुलरिटी का इशू बन जाएंगे। अगर डिटेक्शन की बात की जाए तो डिटेक्शन में इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। एक कोरिलेशन मैट्रिक्स होता है और वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर है। अगर ये दोनों यूज़ करते हैं तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपके डाटा सेट के अंदर मल्टीकुलरिटी का इशू आ रहा है या नहीं। जब आप कोरिलेशन मैट्रिक्स रन करें और उसमें आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0.8 आ जाए तो इसका मतलब ये है कि डाटा के अंदर स्वेयर मल्टीकुलरिटी का इशू है। अब मल्टीकुलरिटी एक प्रॉब्लम क्यों है? सबसे पहले तो ये है कि इसकी वजह से अनस्टेबल कोफिशिएंट एस्टिमेट्स आते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोफिशिएंट इंक्रीज कर जाएंगे, जिसकी वजह से वो रिजल्ट्स आपके लेस रिलायबल होंगे। और कोफिशिएंट में हैव इनकरेक्ट साइन। अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप किस डाटा सेट के अंदर मल्टीकुलरिटी का इशू आ जाए और आपके मॉडल के अंदर 3 या 4 आईवीज थे, उन 3 या 4 आईवीज में से 2-3 इनसिग्निफिकेंट है और एक सिग्निफिकेंट हो और आर स्केयर की वैल्यू बहुत ज़्यादा आई आ रही हो, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 4 में से 3 वेरिएबल इनसिग्निफिकेंट हैं, एक सिग्निफिकेंट है और आर स्केयर की वैल्यू 90 आ रही है, तो वो भी हमें ये बता रहा होता है कि आपके डाटे के अंदर हाई मल्टी आ जाए। दूसरा मल्टी में ये भी होता है कि जो आपके वेरिएबल्स के साइन होते हैं, थ्योरी ये कह रही होती है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, लेकिन मल्टी की वजह से वो साइन रिवर्स हो जाते हैं, मे बी वो नेगेटिव आ रहा हो। तो ये मल्टीकुलरिटी ये एक प्रॉब्लम फिर कर देती है। अब अगर बात करें सॉल्यूशंस की, तो सॉल्यूशन में ये है कि ड्रॉप वन कोरिलेटेड वेरिएबल। जैसे कि अगर आपको पता चल गया है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में हाईली कोरिलेट कर रहे हैं, तो आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट में से दोनों में से एक वेरिएबल को ड्रॉप कर दें। और इसके लिए अब ये बहुत सारे लोगों में मसला होता है कि भाई हमें पता कैसे चले कि ये वाला वेरिएबल मल्टी काज कर रहा है, तो उसके लिए आपने कोरिलेशन मैट्रिक्स तो रन करना है। कोरिलेशन मैट्रिक्स आप जब रन करें तो उसमें चेक करें किस वेरिएबल का किसके साथ कितना ज़्यादा रिलेशनशिप आ रहा है, तो उन जिन दो का सबसे ज़्यादा आ रहा है उनमें से एक वेरिएबल ड्रॉप कर दें और फिर चेक करें, फिर आपके रिजल्ट्स ठीक आ जाएंगे। इसी तरीके से है, फिर आप यूज़ कर सकते हैं कंबाइंड कोरिलेटेड वेरिएबल्स यूज़ कर लें। और एक इसका सबसे आसान सोल्यूशन ये है कि आपका मल्टी तब भी हल हो जाती है जब आप सैम्पल साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं। तो सैम्पल साइज़ इंक्रीज़ करें तब भी उससे वो मल्टी का इशू सॉल्व हो जाएगा। फिर आप प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पीसीए आप यूज़ करें तो उससे भी आपका जो मल्टी का इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। फिर है सेंटरिंग वेरिएबल्स, यानी कि आप अपने वेरिएबल में से मीन जो वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट करें और इस तरीके से भी आपके डाटे के अंदर से मल्टी का इशू सॉल्व हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में यही था, मल्टीकुलरिटी को हमने डिस्कस किया, उसकी काजेज़ को डिस्कस किया और उसकी डिटेक्शन को डिस्कस किया और उसके रिमूवल को डिस्कस किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें।